हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण dy dx इक्वल टू ई की पावर x साइन x। हमको एक फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उससे हमें फंक्शन बनाना है। और फंक्शन बनाना जब भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से तो इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन किया जाता है, ठीक है। और पासिंग पॉइंट 0 0 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, जिससे तुम्हें मिलेगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, ठीक है। अब देखो तो यहाँ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेट हैं इसकी, ऑन इंटीग्रेटिंग dy dx का हो जाएगा y, इधर e की पावर x साइन x प्लस c, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स प्लस, हाँ साइन x dx वाला। और इसमें आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो ऑन इंटीग्रेटिंग कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। चलो तो y इक्वल टू ई पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x जैसा का जैसा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, यहाँ भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, यहाँ साइन x को डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है, प्लस y इक्वल टू e की पावर साइन x। एक बार और कर दो इसको, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी कर दो, कॉस को यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन एक्स dx और प्लस सी। तो y इक्वल टू ई की पावर x साइन x, e की पावर x cos x, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, है ना, e की पावर x साइन x dx प्लस c। तो जब भी e की पावर x साइन x को इंटीग्रेट करना हो, 2 बार लगाना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, और तुम्हें लौट के यही फंक्शन फिर आ गया दोबारा, है ना। और ये फंक्शन दोबारा आ गया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू ई की पावर x साइन x, e की पावर x cos x, इसकी जगह y लिख दो और ये प्लस c लिख दो, ठीक है। e की पावर 0 साइन 0, e की पावर 0 cos 0, और यहाँ 0 प्लस c, तो 0 इक्वल टू, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, है ना, ये क्या बचेगी -1, तो c इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो माइनस वाई को इधर ला के पुट कर दो, 2y इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x, और c की वैल्यू कितना रख दें, 1, तो इधर ले आएंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x। यही आंसर है, यही है हाँ, तो यही तो आ रहा था बस, 2 अपना भाई dy dx इक्वल टू x प्लस 2 वाई प्लस 2 और y प्लस 2। फिर लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट माने जिस बिंदु से ये वक्र गुजरता है वो है 1 -1, ठीक है, यस सर, गुजरने वाला बिंदु, जिस बिंदु से वक्र गुजरता है, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखो चरों का पृथक्करण, on separating the variables, separating the variables, dy के आगे y के फंक्शन रहने दो, y अपॉन y प्लस 2 dy और x प्लस 2 अपॉन x dx, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये है कि ना तो ये प्रॉपर है ना ये प्रॉपर है, उचित भिन्न नहीं है कहीं भी, तो या तो डिवाइड दे दो, या एक काम करो यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो, इसको 2 प्लस कर दो 2 माइनस कर दो, ठीक है, और यहाँ पर x का अलग अलग भाग लगा दो, x अपॉन x और 2 अपॉन x। हाँ y प्लस 2 के डिवाइड में अलग लिख दो, तो 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 आ जाएगा क्या, ये बोलो। देखो
बाई प्लस टू के डिवाइड में बाई प्लस टू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के डिवाइड में बाई प्लस टू करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर वो साइड। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं है 1 का बाई वो -2, इसको पढ़ेंगे 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन समाकलन लॉग वाई है ना, लॉग वाई प्लस 2। और इधर कितना 1 का x और ये 2 log x और प्लस c, ठीक है, log c ऐसे ही। हाँ सुनो, अब इसमें वैल्यू पुट, इसको इक्वेशन 1 दे दो, अब इसमें पुट कर दो, क्योंकि ये वक्र किस बिंदु से होकर जाता है 1 और -1 से, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह -1 रख दो इसमें। तो y की जगह -1 -2 और -1 प्लस 2 और इक्वल टू x की जगह 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। तो -1 -2 ये log 1 बचा और 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू क्या रखनी है आखिरी में 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये -1 ये पूरा 0 हो गया और 1 ये भी कितना हो गया 0। तो c इक्वल टू कितना आ गया -2 और c की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा y -2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x और -2। आंसर जी ठीक है, नहीं तो जो log वॉग इकट्ठे लाके वो तो काफी चेंज कर सकते हो, देखो जैसे y माइनस एक्स प्लस 2, लॉग की वैल्यू चाहो तो एक तरफ ले लो 2 log x, इसको भी उधर ले जाओ प्लस 2 log y प्लस 2 कॉमन ले लो, फिर log इकट्ठा ले लो या यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में एक वक्र पॉइंट 0 -2 से होकर गुजरता है और उसका स्पर्श रेखा की प्रवणता और उसका y निर्देशांक का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। तो बस इसका फलन का समीकरण बनाओ। तो सवाल में परिभाषा के अनुसार उन्होंने अवकल समीकरण डायरेक्ट नहीं दिया, तो मैं अवकल समीकरण बनाना था, अवकल समीकरण बन गया। इसके बाद तुम्हें कर्व की इक्वेशन बताना है। चलो तो देखो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, इसकी हिंदी पता है सब लोगों को, हाँ चरों का पृथक्करण, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। चरों का पृथक्करण, तो y dy यहाँ रहेंगे और x dx यहाँ कर, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग both side y dy x dx प्लस c y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, विशिष्ट हल निकालने के लिए क्या दिया है उन्होंने, बिंदु। तो यहाँ लिख दो, इसमें पुट कर दो x की जगह 0 और y की जगह -2। तो x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह -2 पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 अपॉन 2, तो c आ जाएगा 2, है ना। और लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, माने फलन का समीकरण, वक्र का समीकरण। तो वक्र का समीकरण कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 और c की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 एलसीएम लेके पहुंचा दो उधर, तो x स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर।
इसमें जो लिखा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। और ये पॉइंट बी कर्व पे भी हो सकता है, कर्व के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कर्व पर ही हो सकता है। एट पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट passes थ्रू। अच्छा, जी पासिंग थ्रू पॉइंट ये है, मतलब इसमें एक पासिंग पॉइंट अलग है जी, पासिंग पॉइंट -2 और 1 अलग है, और ये बी पॉइंट अलग है जी। देखो अब ध्यान से समझिए दोस्तों, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, तो ये एक्स वाई वाला पॉइंट तो कर्व पर है, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस काय का स्लोप इस कर्व का, ठीक है, इस टेंजेंट का, तो dy dx is 2 times slope of tangent is 2 times slope of the line segment joining the contact to the point, मतलब इस वाले कांटेक्ट पॉइंट का और इस बी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये dy dx इक्वल टू 2, और क्या बन जाएगा इसमें y + 3 है ना, देखो y + 3 और x + 4, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। और फिर जो कर्व है लिखा है कर्व गिवन दैट इट passes थ्रू, और जो कर्व है वो कौन से पॉइंट से और पास हो रहा है, -2 और 1, उसका यूज हम जब करेंगे जब c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बस, तो तुम्हारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करो, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे तो बताओ है, हाँ बनाना हो तो बना लो। हाँ, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करो, क्या करें, क्यों 1/y + 3dy और 2 1/x + 4dx। हाँ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, dy 2 1/x + 4dx और प्लस, चलो log c लिख देंगे यहाँ, इसका इंटीग्रेशन log y + 3 है ना, ये आ जाएगा 2 log x + 4 और प्लस log c। ऐसा करो, log y + 3, इसको log x + 4 का स्क्वायर लिख दें और c को मल्टीप्लाई में ले आओ, तो भाई log वाला फंक्शन एक साथ आ जाएगा, एक साथ log में, log से log हटा दो तो बचा फंक्शन हमारा y + 3 = x + 4 का स्क्वायर इंटू c। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। चलो, हालांकि यहाँ इक्वेशन देना कोई जरूरी नहीं था, फिर लिखेंगे विच इज पासिंग थ्रू। हाँ, किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, -2 और 1 से, तो इसमें पुट x = -2 y = 1 इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ठीक है, C1 आ जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह कितना 1 और ये x की जगह -2, तो 4 = जी कितना 4 ही बन गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, c = 1 और c की वैल्यू दोबारा इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, y + 3 = तो पुट इन सेकंड इक्वेशन, तो फंक्शन मिल जाएगा, कर्व मिल जाएगा y + 3 = x + 4 तो होल स्क्वायर, बस इतना ही, c की वैल्यू 1 रखी। अब यहां लिखेंगे गिवन दैट गुब्बारे का आयतन के परिवर्तन की दर क्या है, कांस्टेंट के है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब समान दर से परिवर्तित हो रहा है। समान दर उसकी क्या हो गई, के, क्यों, आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन जो या dv/dt बराबर के, माने अचर चल रहा है, समान दर से परिवर्तित हो रहा है।
अब अच्छा जो बताओ, गुब्बारा होगा तो उसकी प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी ना, तो उसकी प्रारंभ में त्रिज्या कितनी है, r बराबर 3, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब 3 सेकंड बाद इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6 हो गई, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर हो गई 3 सेकंड बाद, है ना। t इक्वल टू, और ये है t इक्वल टू 0 पर इनिशियली, प्रारंभिक, मतलब प्रारंभ में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेकंड बाद 6 सेंटीमीटर हो गई। अब वो तुमसे आखिरी में जो पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेडियस, 30 सेकंड के बाद रेडियस क्या होगी, माने r का मान पूछा है। तो देखो कैसे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसे करेंगे, चरों का पृथक्करण भी कर लो पहले इसका, और यहाँ के dt और प्लस c, ठीक है। तो ये बन गया b, ये हो गया kt और प्लस c, इक्वेशन नंबर, ठीक है। और b की जगह क्या रख दो, अब रख दो 4/3 पाई r क्यूब और ये k t प्लस c, और अब इसमें हम पुट करेंगे पहले प्रारंभिक समय, माने इनिशियल टाइम कितना होगा, t इक्वल टू 0 पर त्रिज्या कितनी है इसकी, 3, तो रख दो इसमें 4/3 पाई 3 की घात 3 और के टी का मान 0 प्लस c, तो c का मान आ गया 36 पाई, 3 से 3 काट दो, 9 चौक 36, 36 पाई हो गया, जिस c का मान आ गया। लिखेंगे अब 3 सेकंड के बाद त्रिज्या कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर, तो फिर लिख दो समीकरण 2 से, क्यों समीकरण 2 था क्या 1 था, एक ही बनाया, दो नहीं बनाया, क्या बनाया है, बनाया है, हाँ। तो 4/3 पाई r क्यू और ये कितना के टी प्लस सी जितना ना, तो 4/3 पाई r का मान 6 रख दो, के टी का मान कितना रखते हैं 3, है ना, c का मान 36 पाई निकला, क्यों c की वैल्यू 36 पाई निकली थी। जे काट पीट के हल करो, 4/3 पाई और ये 6 36 ऐसे लिख दिया, तो 3k प्लस 36 पाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जे कितने हो गए 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 की 24, 24 और 4 28, तो 288, ये ऐसा कर दो 36 दूनी 72, 72 144, 144 के 288 पाई, ठीक है, इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, 36 पाई इधर लाके माइनस कर दो, 88 में से 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 5 3 2, कितने हो गए 8 में से 6 गए 252, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 252 पाई बराबर 3k, 3 का भाग और लगा दो, तो 3 8 24, 3 4 12, 84 पाई है ना, ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, लिख दो पुट k इक्वल टू कितना 84 पाई एंड c इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन नंबर, कौन सी थी वो बी वाली, सेकंड थी क्या फर्स्ट थी, चलो जो भी, हाँ तो कितनी थी v इक्वल टू के टी प्लस सी, है ना, तो b और k की वैल्यू है 84 पाई, t की जगह t रहने दो, c की जगह 36 पाई और b का फॉर्मूला लिख दो 4/3 पाई r क्यू, 84 पाई t प्लस 36 पाई, ऐसा करो 4 पाई का तो सब जगह भाग लगा दो, हैं, तो ये r की पावर 3/3 रह जाएगा, 4 पाई का इधर भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा
हाँ, 7 दूनी 8, 4 एकम 4 और टी है ना, और 4 नाम 36। क्या पूछा है उन्होंने? टी पूछा है कि त्रिज्या पूछी है? रेडियस पूछी है ना, रेडियस पूछिए। तो बस आर क्यू की वैल्यू 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 6 टी और 9 है 27, तो आर बराबर हो जाएगा 63 टी प्लस 27 की घात 1/3, बस ये त्रिज्या आ गई। अब हिंदी में समझा दें, किसी बैंक में कोई आदमी पैसा जमा करता है, जैसे मान लो उसने मूलधन कितना जमा किया, P रुपए, प्रिंसिपल माने उसका मूलधन उसने P जमा किया, उस पर R% रेट दर मिलती है उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, उसका अवकलन समीकरण, अब अवकल समीकरण कैसे बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सुनो, 9th-10th क्लास में तो वो सालाना ब्याज के सूत्र लगा देते, तो यहाँ तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लिखनी है तुम्हें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बनेगी, देखो, अकॉर्डिंग कंडीशन, हाँ प्रश्न अनुसार, ध्यान से देखना, देखो कैसे, dp/dt, इसका मतलब हो गया मूलधन में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना चल रहा है, R% ऑफ P, क्यों, मूलधन का R%, तो यही होगा भाई मूलधन में समय के हिसाब से परिवर्तन कितना चल रहा है, R% ऑफ P, ठीक है। इन्हीं में हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ो, नहीं हिंदी में पढ़ के सुना, ला हिंदी मीडियम की मुझे देखो, तो जल्दी बताएं, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, ठीक है। 100 रुपए से 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, आर का मान ज्ञात करो, मतलब रेट बतानी है इसमें, ठीक है। सुनो, तो जी तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कि dp/dt R/100 इंटू P, ठीक है। कर दो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर, तो dp/P, ठीक है, dp/P, और यहाँ क्या हो जाएगा, R मतलब 1/100 और R और dt, क्यों, ठीक है। R तो फिक्स है, कांस्टेंट है, क्यों, रेट कितनी है, R% है ना, R की वैल्यू निकालनी है, तो लिख दो, समाकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, 1/P dp, और हाँ R/100 और dt। भाई यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है सर, इंटीग्रेशन का साइन तो लगाओ। हाँ, यहाँ पे चेंज हो क्या रहा है, केवल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, मूलधन चेंज हो रहा है, आर तो फिक्स दे दिए, आर तो कांस्टेंट रेट है, और ये समय परिवर्तित हो रहा है ना, तो इंटीग्रेटिंग प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p, और ये R/100 और t का dt, तो R/100 तो कांस्टेंट है वैल्यू, सर dt का t, ठीक है, dt का t हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्यों इनिशियल, मतलब उसने शुरू में कितने रुपए जमा किए, 100 रुपए, और 10 साल बाद वो कितने हो जाते हैं, दुगने। तो पहले लिखो, इसमें पुट करो t=0 पर p की वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ log p माने 100 और R/100 इंटू टी कितना है, 0,
तो सी की वैल्यू आ गई log 100 है ना, सी आ गया log 100। अब इसके बाद 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद उसका धन कितना हो जाता है, 200 रुपये। तो 10 साल बाद उसका धन 200 रुपये हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये भी काय में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में। तो log 200 r अपॉन 100 टाइम कितना 10 और c कितना log 100 c की वैल्यू 100, ठीक है। अब फाइनली हमें r का मान निकालना है बस। तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू जे r अपॉन 10 लिख दो, इसको log 100 इसको लिख दो log 200 अपॉन 100। ऐसे घटा मत देना कि log 200 में से गए log 100 बच गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मोटा। r अपॉन 2 बचा है, क्यों ऐसा मत करते ना, वो क्या log 200 में से log 100 गए log 100 बचे। हाँ log 2 की वैल्यू उन्होंने दे दी है तुम्हें 0.6931 log 2 की वैल्यू 0.69 लिख दो यहाँ 0.6931। ये 10 चल रहा है, इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6.931% आ गई R। ये है रेट। तो सवाल एक बार फिर समझ लो, देखो